वेलकम बैक। सो ये वीडियोस की सीरीज है, इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर कवर कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे 161 से लेकर 200 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, इसमें दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसकी रेडियस 100 मीटर है। डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। लेटरल फ्रिक्शन 0.15 है। तो फुल लेटरल फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर रेट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होगा, यानी ई आपसे पूछा गया है। ये फॉर्मूला होता है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है वैसे तो, बट यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू जी की वैल्यू रख दें और वी को कन्वर्ट कर दें तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास। मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखें इसके बजाय, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में आपको काफी इजी बढ़ जाएगा। नहीं तो कन्वर्ट करके वेलोसिटी को लिखोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अब दिख रहा है कैलकुलेशन काफी सिंपल लग रही है। आपने वैल्यू रख दी एफ की 0.15, वी की रख दी, आर की रख दी, ई आ जाएगा दिस, जिसको आप इस तरीके से कैंसिल करोगे तो 2 से ये गया 25, तो 25 अपॉन 127 माइनस 0.15। यहाँ पे अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो शॉर्ट तरीके से। एक तो आप एग्जैक्टली 25 को में 127 का डिवाइड करोगे, फिर 0.15 घटाओगे, फिर मैच करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन कर लेना है। 127 की जगह मैंने लिख दिया 125। डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैंने घटा दिया तो मेरा आंसर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा डाउन साइड होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये एरो मैंने उसके लिए लगा दिया याद रखने के लिए कि मैंने आंसर को, जो एक्चुअल आंसर आएगा वो इससे थोड़ा छोटा आएगा। ये आ गया 1/5 माइनस 0.15, इसको किया तो 0.05 आया। सिंपल सी चीज है। 0.05 को 5/100 लिखा तो ये आपका यहाँ पे आया 120 आया। अब एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा छोटा आएगा। छोटा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा होगा, तो ये वैल्यू जो ई की आ रही है वो छोटी आएगी। तो थोड़ा सा बड़ा डिनोमिनेटर किस में है, यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे किसी को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला क्यों नहीं है, तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी ये चीज। इनकेस आपको डाउट आ रहा है तो आप इससे वैल्यू निकालिए। इससे वैल्यू निकाल लोगे तो होगी 0.04। 0.04 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 127 की जगह कुछ और आएगा, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा। नहीं तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है तो इतना ही चेंज आएगा, 21.2 ही होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 162 है, इसमें यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है। फर्स्ट में दिया है पेनिट्रेशन टेस्ट, मार्शल टेस्ट, रिंग वॉल टेस्ट, बेंकलमैन बीम टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट पर हम काफी क्वेश्चंस पहले से कर चुके हैं। ये ग्रेडेशन से के लिए होता है बिटुमिनस या एस्फाल्ट सीमेंट। तो ए में हो गया 3, 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप हमेशा इस तरीके से करो, ए बी सी डी। ए का आपको पता चल गया 3, तो ए का 3 है तो आपने ये 2 ऑप्शन ऐसे कैंसिल कर देने। अब क्या होगा, ए का 3 है तो सी का 4 होगा, ये आपको यहाँ से पता चल गया, क्योंकि जहां जहां ए का 3 है वहां पर सी का 4 का ही ऑप्शन है। तो रिंग एंड बॉल टेस्ट का ओपनिंग पॉइंट टेस्ट हो गया, ये मोस्टली भी लोगों को वैसे पता भी होगा। मार्शल टेस्ट और बेंकलमैन बीम टेस्ट बचा है यहाँ पे। तो ये बेंकलमैन बीम मेथड पे क्वेश्चंस कम बनते हैं और कभी कभी होता है स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं हो इसके बारे में। हालांकि हम इसके में आगे क्वेश्चंस करेंगे आज के ही लेक्चर में इस टॉपिक पर, तो और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी वहां पर। बट अभी के लिए आप ये समझिए मार्शल टेस्ट किसके लिए होता है, बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स के डिजाइन के लिए। तो बी का यहाँ पे 1 होगा, बी का 1 होगा तो डी का 2 होगा। 3-1-4-2, 3-1-4-2 बी में आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस दिखने में इजी लगते हैं, लेकिन आपको एक बार अप्रोच आ गई ना कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो ये क्वेश्चन काफी स्कोरिंग होते हैं, इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में दिए है कि इन द डिजाइन ऑफ हाईवेज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड बी रेस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड। इस क्वेश्चन का आंसर काफी वेरी करता है ऑप्शंस के हिसाब से। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर हमने बोला था 4.5 मीटर है वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के बीच की स्पेसिंग होती है। और यहाँ पर आप देखिए IAS कोड है, स्पेसिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, आरसीसी में डिफरेंट होगी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में डिफरेंट होगी, और ये विड्थ ऑफ स्लैब के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगी। विड्थ ऑफ स्लोप अगर 0.25 है तो ये 51 होगा, ये 17 मीटर होगा। 0.20 है तो 45 होगा, ये 14 मीटर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ दिया नहीं है कि विड्थ ऑफ स्लैब क्या है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि इसके आसपास के ऑप्शंस कौन से हैं, कि या तो ये 50 है और ये 25 है, तो क्या ये 50 कहीं पे आ रहा है, तो इस वाले में आ रहा है,
यहाँ पे ये 51 मीटर आ रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू यहाँ पे 17 मीटर आ रही है। और जो हम 4.5 मीटर बोल रहे थे वो था पीसीसी के लिए। आरसीसी के लिए 7.5 मीटर से 17 मीटर तक वेरी करता है। तो ऑप्शंस में देखें तो सबसे नज़दीक वाला फिर 10 मीटर जो इस रेंज में आ रहा है वो है। तो उसके हिसाब से ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ईएस के एग्जाम में आया है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी मोस्टली लोग नहीं कर पाए होंगे। ऐसा कोई धुरंधर नहीं होता कि सब कुछ याद कर लिया हो और इतनी बड़ी टेबल भी याद करी हो, इस टेबल से भी एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा है। लेकिन अब ये गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में दे दिया, अब ये क्वेश्चन फेमस हो गया, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होगा और वहाँ पर लोग उसको कर लेंगे, क्योंकि अब वो क्वेश्चन नया नहीं है उनके लिए। तो ऐसे डिप्रेस नहीं होना है, प्रेशर में नहीं आना है ऐसे कुछ क्वेश्चंस देख के, यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 में दिया रिफ्लेक्शन क्रैकिंग कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है? तो कहीं पर हमने बिटुमिनस ओवरले किया है एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट पे। सीसी रोड थी, सीमेंट कंक्रीट रोड, उसके ऊपर आपने एक ओवरले दे दिया बिटुमिनस मटेरियल का। तो अब सीसी रोड में क्रैक्स होंगे, वो क्रैक हैं फिर रिफ्लेक्ट आ जाएंगे, हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे वो बिटुमिनस वाली में भी। मोस्टली रिफ्लेक्टेड ऑन बिटुमिनस सरफेसिंग इन द सेम पैटर्न। तो स्ट्रक्चरल एक्शन जो होगा टोटल पेमेंट सेक्शन का, वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, बट इससे क्या होगा, क्रैक्स हैं वो सरफेस पे अपीयर होंगे और इसके कारण स्ट्रक्चरली तो वो अनसेफ नहीं हुआ है अभी पेमेंट। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि क्रैक्स आ गए तो क्रैक्स से वाटर अंदर पेनिट्रेट करेगा, सब ग्रेड में जाएगा, नीचे की लेयर्स में जाएगा और वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मड पंपिंग वगैरह के इश्यू हो सकते हैं। तो किस में होता है ये बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट सरफेस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 165 में दिया है कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग रोड कर्व्स पे क्या दी जाती है? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल वाइडनिंग होती है एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। एन यहाँ पर नंबर ऑफ जो लेंस है वो है, एल है वो व्हीकल की लेंथ है। उसके बाद साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है v अपॉन 9.5 r का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 9.5 को इसने 10 लिख दिया है और इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को इसने 1/10 यानी 0.1 v अपॉन रूट r लिख दिया है। तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक तो ये फॉर्मूला पता ही होना ही चाहिए टोटल वाइडनिंग का। इसके साथ में ये पता होना चाहिए जैसे मैकेनिकल वाइडनिंग है तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ जो व्हीकल है उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है। वहीं पर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ये व्हीकल की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, रेडियस पे दोनों डिपेंड करती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 166 काफी सिंपल है। यहाँ पर दिया कि यहाँ पर जो आइटम्स दिए गए हैं हिल रोड कंस्ट्रक्शन में जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए मानसून सीजन में कौन सा हेल्पफुल नहीं होता है? तो रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल तो हमने डिस्कस किया, ये अगर आपका रोड है तो यहाँ पे भी आपको स्लो इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो वॉल दोगे उसको बोलोगे रिटेनिंग वॉल। और यहाँ पर माउंटेन है कोई तो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड आ सकता है, तो थोड़ा सा आप इसको भी सेव करने के लिए यहाँ पे एक वॉल दोगे और उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल। दो तो ये चीजें हो गई। उसके बाद कैच वाटर ड्रेन भी हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, किसी को याद नहीं हो तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे ये रोड है और यहाँ पर माउंटेन है, तो इधर से इस तरीके से ड्रेन्स जा रहे होंगे। ये जो प्लेन दिख रहा है हमारे जो स्क्रीन दिख रही है इसके परपेंडिकुलर, और वो ड्रेन्स क्या करेंगे, इधर से जो रेन वाटर आ रहा है उसको कलेक्ट करते हैं ताकि ये रोड पे ना जाए। तो ये तीनों तो हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी में ताकि वहां पर लैंडस्लाइड ना हो। बट हेयर पिन बैंड्स कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। हेयर पिन बैंड्स क्या होते हैं, आपने कहीं माउंटेन एरिया में ट्रेवल किया हो तो आपने देखा होगा कि काफी बार रोड्स ऐसी बनी होती हैं। आप यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ पे जाना है आपको, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट तो इतना स्लोप दे नहीं सकते, तो आप ऐसे घूम के जाओगे इधर से। तो ये इस तरीके का अगर बैंड आ रहा है ना कहीं पे, तो इसको बोला जाता है हेयर पिन बैंड। और ये माउंटेन वाले जो एरिया, हिली एरिया जो होते हैं, वहां पर काफी बार ये प्रोवाइडेड होते हैं, मोस्टली जरूरत पड़ती ही है इनकी। क्वेश्चन नंबर 167 में दिया है कि लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट है जो कि एग्रीगेट्स पे हम कंडक्ट करते हैं, उसमें स्पीड ऑफ ड्रम 50 आरपीएम कर दिया जाए इंक्रीज करके, तो अब्रेशन वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर एक तो पहले पता होना चाहिए कि आप आरपीएम की वो स्पीड होती क्या है। वो स्पीड होती है 30 to 33 आरपीएम। तो अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो अब्रेशन बढ़ेगा। एक केस ये हो सकता है कि सेम ड्यूरेशन के लिए रिवॉल्यूशन किए जाएं, जैसे इस पे 2 मिनट्स किए जाएं और इस स्पीड पे भी 2 मिनट्स किए जाएं। तो ऐसे में तो दिख ही रहा है कि ऑब्वियसली
क्या होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इसमें ज़्यादा होंगे तो एब्रेशन ज़्यादा होगा। वहीं पर अगर ऐसी भी कंडीशन रहे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सेम है, तो भी अगर ज़्यादा स्पीड से रिवोल्यूशंस कर रहे हैं, तो वह उस केस में जो एब्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर होगा कि एब्रेशन वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ए आएगा आंसर। बाकी डिटेल्स देखें तो 5 केजी के अराउंड का इसमें सैंपल लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है ग्रेडेशन पे, मतलब साइज़ क्या है एग्रीगेट्स का। उसके बाद उसमें 500 से 1000 इसमें रिवोल्यूशंस हम देते हैं। तो अगर इंक्रीज़ करेंगे तो एब्रेशन है वो बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है वो 1 इन 15 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन 1 इन 100 है। रोड विड्थ 10 है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगा? यहाँ पर है ना, आपको चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए एक अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इन 15 का सुपर एलिवेशन देना है, यानी जो क्रॉस स्लोप आप यहाँ पे दोगे वो होगा 1 इन 15 का। अब यहाँ पे ये दे दिया है कि 10 मीटर आपकी विड्थ है रोड की, तो 1 इन 15 के स्लोप से यहाँ पे इस एज को आपको कितना ऊपर उठाना होगा, यही होता है सुपर एलिवेशन। तो इस एज को आपको ऊपर उठाना होगा 1 इन 15 इंटू 10 यानी 2/3, 2/3 मीटर ये आपको एलिवेशन देना है टोटल। अब ये 1 इन अब 100 टू 1 इन 120 दिया है, यानी 120 मीटर में हम 1 मीटर से मतलब क्या कह सकते हैं इसको, उठा सकते हैं इस एक साइड को ऊपर एक एज से। जैसे कि होगा क्या, ये ऐसे रोड है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर तो क्रॉस सेक्शन में देखूँ तो बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ पर मैंने एकदम से स्लोप दे दिया, ये नहीं हो सकता। क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ऐसा है बिल्कुल फ्लैट और यहाँ से ऐसा है, तो इसलिए मुझे धीरे-धीरे यहाँ पर क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा एलिवेशन दिया सुपर एलिवेशन, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा और दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा और दिया, ऐसे लेंथ के अलोंग ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करते हैं ताकि डिस्कम्फर्ट ना कॉज हो इसकी वजह से। तो 120 में 1 देते हो आप, आपको 2/3 मीटर देना है, तो क्या हो जाएगा 1/20 इंटू सॉरी, क्वेश्चन नंबर 168 में दिया है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड किया जाता है रोड कर्व पे वो 1 इन 15 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है वो 1 इन 120 है। रोड विड्थ है वो 10 मीटर है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजेक्शन कर्व ऑन आइदर एंड क्या होगा? तो यहाँ पे आपको एक तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 1 इन 15 है, यानी ये स्लोप है 1 इन 15, यानी ऐसे अगर आपको सुपर एलिवेशन देना है तो ये इस लाइन का स्लोप है 1 इन 15, तो 1 इन 15 का स्लोप है, रोड की विड्थ आपकी 10 मीटर है, तो 1 इन 15 के स्लोप के लिए ये डिस्टेंस क्या होगी? तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 में 1 का होता है ये, तो 1/15 इंटू 10 मीटर, तो 2/3 मीटर आ गया, यानी 2/3 मीटर से रेज करना है, ऊपर उठाना है आपको एज, एक एज को, जो वो आउटर वाला एज है रोड का उसको। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि 1 इन 120 का अलाउड रेट है चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, तो 1 इन 120 में क्या होगा, ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये जैसे रोड है, तो आप एकदम से यहाँ पर तो क्रॉस सेक्शन बिल्कुल फ्लैट था और यहाँ पर बिल्कुल एक हमने 2/3 मीटर से इसको उठा दिया है एक एज को, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेजुअली हम देंगे, यहाँ से अगर यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे जाके थोड़ा-सा ये ऐसे दिखेगा, उसके बाद थोड़ा जाके हम और इस एक एज को उठाएँगे, ऐसे चलते-चलते एक पॉइंट पे जाके हम 2.3 मीटर का सुपर एलिवेशन गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 इन 120 का मतलब है 120 मीटर में हम आउटर एज को 1 मीटर से उठा सकते हैं। तो 120 मीटर में उठा सकते हैं 1 मीटर से। तो 2/3 मीटर उठाने के लिए कितना डिस्टेंस हमें चाहिए होगा? 120 से भी कम चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा? 120 इंटू 2/3, तो ये आ जाता है 40 और 40 से आ जाएगा आपका 80 मीटर। 80 मीटर का ट्रांजेक्शन कर्व आपको चाहिए होगा, अगर आपको 2.3 मीटर का ये रेज़ करना है एज को, तो सुपर एलिवेशन देना है, तो सी होगा यहाँ पर आंसर। जब हम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं, तो हम ये वैल्यू नहीं बताते हैं, हमें इस लाइन का स्लोप बताते हैं और उसके बेसिस पे फिर आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कहीं पर ज़रूरत पड़े तो। क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है कि एक सबमिट कर्व है वो फॉर्म होना है, 3% अप ग्रेडियंट है, 5% डाउन ग्रेडियंट है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जो प्रोवाइड करनी है वो 128 मीटर है, तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व क्या होगा? तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व या वैली कर्व हो, सबसे पहले तो हमें एन चाहिए होता है, एन होगा n1 माइनस n2, n1 यहाँ पर पॉजिटिव है, n2 नेगेटिव है क्योंकि डाउन ग्रेड है,
तो 3/100 माइनस, यहाँ पे फिर से माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि N2 डाउनग्रेड है तो नेगेटिव होगा। तो 3/100 माइनस 5/100 तो ये आ गया 8/100। अब हम एजम्पशन लेंगे कि L ग्रेटर है SST से, तो L का फॉर्मूला होगा ये इस वाले केस के लिए NS स्क्वायर अपॉन 4.4 N होगा 8/100 इंटू 128 इंटू 128 अपॉन 4.4। इसको सोल्व करोगे तो 298 मीटर आया है, जो कि ऑब्वियसली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ग्रेटर है, तो यही आंसर हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 में दिया है कि यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है इनमें से कौन सा है वो कॉज है रेवलिंग का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपको अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग आंसर्स मिलेंगे और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट में। मैं यहाँ पर आपको यही एडवाइस करूंगी कि जिस पे आप ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, जिस भी बुक पे, किसी एजुकेटर पे, आप उनको फॉलो कर लीजिए। नहीं तो बेस्ट तरीका है कि आप खुद से रिसर्च कीजिए ताकि आपको एक सेटिस्फिकेशन रहे जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें। उसके बाद एक आंसर को आप फिक्स कर लीजिए, उसके बाद उस पर बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक तो ऐसे क्वेश्चन है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, फिर उनके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी भी पूछे जाने की बहुत कम है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं, हर ग्रुप में भेजते हैं, फिर कहीं कोई कुछ आंसर बता रहा है, कहीं कोई कुछ बता रहा है, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट इस चीज़ में नहीं करना है। मुझे इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लगा वो यहाँ पे लो बिटुमिन कंटेंट लगा। यहाँ पर रेवलिंग क्या है, ये कैटेगराइज्ड होता है जिसमें प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन होता है जो पेमेंट सरफेस है उसका, और जो एग्रीगेट्स हैं वो निकलने लग जाते हैं बाहर, बाइंडर सफिशिएंट नहीं होता और एग्रीगेट्स बाहर निकलने लग जाते हैं। तो मुझे इसका बी लग रहा है आंसर, सॉरी सी लग रहा है। गुप्ता एंड गुप्ता में भी सी दिया है, बट ईएस की पीवाईक्यूज में कुछ बुक्स में आपको ओपन ग्रेडेड मिलेगा, तो आपको जो सही लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 171 में दिया है कि डिजायर लाइन डायग्राम होता है, इसमें डिजायर लाइन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले तो डिजायर लाइन होती है क्या है, O&D स्टडीज होती हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, उनमें हम डिजायर लाइंस प्लॉट करते हैं। जैसे कि ये कोई एरिया है, इसका हमें स्टडी करना है ट्रैफिक का, तो हमने मेन ये पॉइंट बना दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी गाड़ियां जा रही हैं, इस तरीके से हम लाइन से कनेक्ट करते हैं और हर एक लाइन की विड्थ रिप्रेजेंट करती है कि कितने व्हीकल्स वहां से, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स वहां पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम दोनों डायरेक्शन के व्हीकल्स को हम ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 व्हीकल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, 100 यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो 200 के अकॉर्डिंग आप विड्थ प्लॉट करोगे, और जितनी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा विड्थ होगी डिजायर लाइन की। जैसे यहाँ पर ब्लैक बहुत सारी दिख रही है डिजायर लाइन, ये इसकी बहुत कम है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाले नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत कम है। वहीं पर ये इसकी विड्थ काफी ज्यादा है, यानी यहाँ से लेके इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर जाने वाले नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है। क्यों करते हैं हम ये सारी स्टडीज, क्योंकि कभी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना है, आपको पता चल गया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, मतलब इतने लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप व्हीकल्स में कितने लोग हैं वो भी नोट करते हो, तो पता चल जाता है मेन की सिटी में कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली जहाँ पर ज्यादा लोग जिन 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, और वहीं पर वो हेल्पफुल भी रहेगा कंजेशन वगैरह में। अगर हम अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे देंगे तो लोग अपनी गाड़ियां लेके नहीं चलेंगे फिर। अब क्वेश्चन तो सिंपल सी चीज आपसे पूछी है कि विड्थ किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो विड्थ प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। वन डायरेक्शन नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन की ट्रिप्स को हम ऐड करेंगे, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 172 में दिया है कि एक टिपिकल मार्शल टेस्ट के ग्राफ, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये किस के बीच में ग्राफ है, वाई एक्सिस में क्या होगा मतलब इस ग्राफ में। तो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए पूरे टॉपिक की। होता क्या है, जैसे हम कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करते हैं वैसे बिटुमिनस का मिक्स भी डिजाइन करते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है कि हम परसेंट बिटुमिन को बढ़ाते रहते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करते हैं कि कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद किस पे ऑप्टिमम रिजल्ट मिल रहे हैं, किस पे सबसे ज्यादा हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, वो सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए बिटुमिन का, एग्रीगेट्स का इस मिक्स में। तो हम किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, परसेंटेज बिटुमिन कंटेंट और मार्शल स्टेबिलिटी। बिटुमिन कंटेंट को बढ़ाते हैं और मार्शल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ये एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंचता है फिर डिक्रीज होने लग जाता है। क्या होता है स्टेबिलिटी, मिक्स जो हमने जो एक फिक्स बिटुमिनस परसेंटेज लेके प्रिपेयर किया है
उसको कॉम्पैक्ट करके फिल करते हैं और उस पे लोड लगाते हैं। मैक्सिमम लोड जो वो कैरी कर सकता है वो उसकी स्टेबिलिटी है। तो दिख रहा है कि जैसे-जैसे बिटुमिन कंटेंट बढ़ाते हैं, लोड वो कैरी कर रहा है वो बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुँचा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आता है यूनिट वेट और परसेंटेज बिटुमिन कंटेंट। तो ये भी बढ़ता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुँचता है और उसके बाद डिक्रीज़ होने लग जाता है। एक होता है फ्लो वैल्यू। फ्लो वैल्यू क्या है? जो डिफॉर्मेशन है, जो लोड लगा रहे हैं ना हम स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो कुछ डिफॉर्मेशन होगा। तो वो जो डिफॉर्मेशन है वो फ्लो वैल्यू है। तो परसेंटेज बिटुमिन कंटेंट और फ्लो वैल्यू के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो यही वाला ग्राफ है, यानी यहाँ पर वाई एक्सिस पे होगा वो फ्लो वैल्यू होगा, बी आंसर हो गया। बट बाकी भी आपको पता होना चाहिए, ये परसेंटेज एयर वॉइड्स जैसे-जैसे बिटुमिन कंटेंट बढ़ाते हैं, घटते-घटते एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाते हैं, कि इससे फर्दर हम इनको डिक्रीज़ नहीं कर सकते। एयर वॉइड्स की अगर हम बात करें तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। एक होता है परसेंटेज वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन। तो परसेंटेज वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन इस तरीके से इंक्रीज होता है और ये भी इस तरीके से इंक्रीज होता रहता है यहाँ पे। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया स्टेबिलिटी वैल्यू का ग्राफ कैसा होगा, परसेंटेज वॉइड्स का कैसा होगा, यूनिट वेट का कैसा होगा। अब बिटुमिन कितना लेंगे हम हमारे मिक्स में फाइनली, उसके लिए हम 2-3 पैरामीटर्स को लेते हैं। जैसे ये हो गया परसेंटेज बिटुमिन, यूनिट वेट के मैक्सिमम यूनिट वेट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज बिटुमिन क्या है। ऐसे 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनका एवरेज हम निकालते हैं और वो फिर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 173 में दिया है कि ऊपर जो दिए हैं उससे कौन-कौन से पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन है वो रिक्वायर्ड होगा हमें रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब में। तो एल यहाँ पर ये है EH क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/4। यहाँ पर पैरामीटर्स क्या-क्या हैं डिफरेंट ये यहाँ पे दिए गए हैं। एल है वो रिलेटिव रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है और ये वेस्टरगार्ड ने ये इक्वेशन दी थी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि कौन-कौन से इसमें आ रहे हैं। तो इसमें E आ रहा है, H आ रहा है, म्यू आ रहा है, K आ रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपके सी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 में दिया है कि रोटरी है वो कब सूटेबल होगा, कौन-कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। मतलब ऐसे कोई चौराहा है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे सिग्नल लगा दो कि कंट्रोल करो ट्रैफिक को। दूसरा होता है कि ये रोटरी बना दो, जिसमें इस तरीके से सर्किल बना दो तो जो भी व्हीकल इसमें जैसे यहाँ से यहाँ जाना है किसी को, तो यहाँ से एंटर होगा और यहाँ पर इस सर्किल से निकल जाएगा। तो इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो रोटरी इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे सूटेबल रहता है, उसकी कंडीशंस है कि एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है 3000 व्हीकल पर आवर के ट्रैफिक को, यानी 1 घंटे में 3000 व्हीकल्स आ रहे हैं सारे साइड से मिला के, उतना ये हैंडल कर सकता है। और इसी के साथ में टोटल ट्रैफिक है उसका 50% यहाँ पर मोटर ट्रैफिक होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन दिया गया है कि ऑल इंटरसेक्टिंग रोड जहाँ पर फर्स्ट ट्रैफिक टर्निंग राइट है वो 30% ऑफ टोटल ट्रैफिक होना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखें तो एक तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया कि फर्स्ट तो होगा ही होगा, तो 2 ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए। अब बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन, या तो फर्स्ट एंड 3 होगा नहीं तो फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। तो रोड इन हिली रीजन और टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई, तो राइट टर्निंग ट्रैफिक हाई होना चाहिए, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। और हिली में तो हम बना ही नहीं सकते, हिली में इतना एरिया ही नहीं होता है कि आप इतना बड़ा रोटरी दे पाओगे, तो रोटरी वहां पे नहीं होगा हिली में। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 175 में डिफरेंट ये लिस्ट में दिए गए हैं और इसको मैच करना है यहाँ पे। तो अट्रेशन क्या होता है, क्रेजिंग, साउंडनेस, अब्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखेंगे वेदरिंग के कारण डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो उसको हम साउंडिंग बोलेंगे। अब्रेशन तो यहाँ पे इसका ए का तो 3 हो गया, ए का 3 हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बी सी डी, ए का 3 हो गया तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि डी का 2 होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। ब्रेकिंग अप ऑफ रोड सरफेस लेयर थ्रू क्रैकिंग इनटू इरेगुलर पैटर्न ऑफ एरियाज, इसको क्रेजिंग बोलते हैं हम। अब म्यूचुअल रबिंग और ग्राइंडिंग विद इन द मास अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक। म्यूचुअल रबिंग सेम मतलब एग्रीगेट्स के साथ में जो ऑपरेशन हो रहा है, जो रबिंग हो रही है उसके कारण जो ऑपरेशन हो रहा है वो मतलब एग्रीगेट्स के साथ में रगड़ रहे हैं आपस में, रबिंग हो रही है तो उसको हम एब्रेशन बोलेंगे। और एग्रीगेट्स का जो दूसरे जैसे रोड पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनके साथ में जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो रबिंग हो रही है उसके कारण जो वहाँ पे होगा इफेक्ट, उसको हम एब्रेशन बोलेंगे। तो अट्रेशन यहाँ पर ये वाला हो गया सी वाला, म्यूचुअल रबिंग ऑफ ग्राइंडिंग विद इन द मास
सेम मटेरियल की में रबिंग हो रही है, तो सी का 1 होगा और सी का 1 होगा, तो आपके पास आ गया कि बी का 4 होना चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड बाय ग्राइंडिंग एक्शन, तो बी का 4 होगा, तो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काफी बार ऐसा लगेगा आपको कि कुछ ऑप्शंस उतने अच्छे से मैच नहीं हो रहे हैं कि हाँ बी में जैसे 3 है 4 है, एकदम एब्सोल्युटली वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एब्सोल्यूट डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है, आपको रिलेटिव देखना है कि बी के साथ कौन सा जच सकता है इन दोनों में, चारों में से, पांचों में से, वो सेट करो आप। उसके बाद आपके आधे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर बचे हुए ऑप्शंस में से चूज करो। यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज के साथ में, एब्सोल्यूट अप्रोच के साथ में काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 176 में दिया है कि विड्थ ऑफ कार पार्किंग का रेशियो हमें निकालना है, 30 डिग्री कार पार्किंग और 60 डिग्री कार पार्किंग। तो एक तो ये कर्व है, तो ये एंगल 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, इसकी विड्थ का रेशियो पूछा है। तो ये रेशियो कैसे वेरी करता है, 30 डिग्री एंगल की पार्किंग यहाँ पे शो की गई है, ये डायग्राम लिया मैंने बुक से। तो ये रोड की सॉरी व्हीकल की विड्थ लेंथ 5.4 मीटर है, तो 5.1 मीटर इसको यहाँ पे चाहिए होगा डिस्टेंस, और 4.9 मीटर यहाँ पे चाहिए होगा 30 डिग्री पार्किंग के लिए। ये 45 डिग्री पार्किंग के लिए है, और 60 डिग्री पार्किंग के लिए 2.9 यहाँ पे चाहिए होता है और 6 यहाँ पे चाहिए होता है। तो आपको रेशियो पूछा गया है विड्थ का, तो विड्थ ये वाली है और ये वाली है वो लेंथ होती है, तो विड्थ का रेशियो हो जाएगा 4.5/6, तो ये 0.81 ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 177 में दिए है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं पेमेंट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको एब्सोल्यूट करेक्ट क्या है उसके पीछे नहीं भागना है, 4 ऑप्शंस हैं और आपको उसमें से एक बेस्ट है उसको चुनना है। कैसे, जैसे हम ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, फ्लेक्सिबल पेमेंट आर मोर सुटेबल देन रिजिड पेमेंट इन रीजन्स वेयर सबग्रेड स्ट्रेंथ इज अनइवन। कि सबग्रेड स्ट्रेंथ अनइवन है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट ज्यादा सुटेबल है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में तो हम सबग्रेड की स्ट्रेंथ पे काफी डिपेंड करते हैं, और ये जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट था तो ग्रेन टू ग्रेन इस तरीके से डायरेक्ट नीचे ट्रांसफर होता है लोड, जस्ट जो इसके नीचे वाला पॉइंट है उस पे। वहीं पर रिजिड पेमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो लोड ट्रांसफर होगा वो इस तरीके से यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे आपने कुछ लोड लगाया, इसके नीचे जो प्रेशर जाएगा वो यूनिफॉर्म जाएगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा। वहीं पर यहाँ पर लोड लगाओगे तो इसके नीचे इतने से एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम सबग्रेड पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि लोड को हम डायरेक्टली वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर से। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। तो अब आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे जाओ और आपको ये 2 ऑप्शन कट कर देने हैं। अब क्या बचा, सेकंड एंड थर्ड हो गया या थर्ड अलोन होगा। अगर आपको इतना भी क्लियर हो रहा है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीजें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। किसी भी क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, आप अटेम्प्ट करो, ऑल ओवर आपका रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर सेकंड में दिया है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी रिजिड पेमेंट की डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट रादर देन स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड। तो मैंने बताया कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे ज्यादा डिपेंड करती है कंक्रीट पेमेंट में लोड कैरिंग कैपेसिटी। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रिजिड पेमेंट के कंपैरेटिवली टेम्परेचर वेरिएशन से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो ये भी हमें पता है। हम इसीलिए जॉइंट्स देते हैं उसमें, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 178 में दिया है कि यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है यू का, ये रिलेशन है यू और के बीच में। आपसे पूछा मैक्सिमम डेंसिटी, तो ट्रैफिक वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए यू इंटू के होता है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यू होता है आपका किलोमीटर पर आवर में, और डेंसिटी होती है व्हीकल पर किलोमीटर में, और आपका ट्रैफिक वॉल्यूम होता है व्हीकल पर आवर में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपको व्हीकल पर आवर की यूनिट मिलेगी। तो इस हिंट की हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो कि यू इंटू के करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब यू की इक्वेशन आपके पास ये दी गई है, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कराए, तो ये क्यू आ गया। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, यानी जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा वहां पे के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होगा। इसको हमने डिफरेंशिएट किया और 0 के इक्वल किया, तो के हमारा ये आ गया है 62.5। यूनिट के की क्या होती है व्हीकल पर किलोमीटर, तो वो लिख दीजिए। अब कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी ये होता है यू इंटू के, तो आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे इसकी के की। इस इक्वेशन में के ही तो अननोन था ना हमारे पास एक, ये जो इक्वेशन बन रही थी इसमें, तो के की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। मैं शॉर्ट में एक आपको एक्सप्लेन करूंगी, आगे आएगा वो पूरा डिटेल में तीनों का ग्राफ। अभी हम ये देखते हैं कि डेंसिटी और मैक्सिमम फ्लो कैसे रिलेटेड होते हैं। डेंसिटी होती है व्हीकल पर आवर पर किलोमीटर,
फॉर एग्जाम्पल ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच आपने कंसिडर किया हुआ है, तो इसमें डेंसिटी वेरी करती रहेगी। रात का टाइम है, कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है, डेंसिटी 0 होगी और वॉल्यूम भी 0 होगा। वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ मान लिया आपने टोल पॉइंट लगाया हुआ, आप यहाँ बैठ के काउंट कर रहे हो कि कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, आप उनसे कोई टैक्स ले रहे हो। आप यहाँ बैठे हो, आपने देखा 1 घंटे में कोई भी व्हीकल नहीं गया, दोनों ही 0 हैं, ओरिजिन हो गया। धीरे-धीरे क्या होगा, दिन का टाइम हुआ, व्हीकल्स आने लगे, 1-2 व्हीकल्स आने लगे। इनिशियली क्या हो रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, सुबह के 10 बज रहे हैं, ऑफिस टाइम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है, अब जाम की कंडीशन आ गई है। जाम की कंडीशन आएगी तो क्या होगा, व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो गया। जब बहुत स्लो स्पीड से चल रही हैं तो गाड़ियाँ पास-पास चलेंगी ना, जाम में कितना कम गैप रखते हैं हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो। वहीं पे जब खुली रोड है और हाईवे पे चल रहे हैं तो हम उतना कम गैप नहीं रखते ना, ज़्यादा 80-90 की स्पीड में चल रहे होते हैं तो। तो यहाँ पर जाम की कंडीशन आती है, व्हीकल के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। अब 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट हैं, वो बढ़ेगा। तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे ये के की वैल्यू है। धीरे-धीरे और कंडीशन खराब हो रही है, बिल्कुल ही ट्रैफिक जैम लग गया है, गाड़ियाँ चल ही नहीं रही हैं, खड़ी हैं गाड़ियाँ स्टैंड स्टिल, आगे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो और यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, तो डेंसिटी और बढ़ रही है। डेंसिटी पहले ये थी, फिर ये हो गई, ये हो गई। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी तब होगी जब कंप्लीटली जैम हो गया ट्रैफिक, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, गाड़ियाँ आगे नहीं निकल पा रही हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम डेंसिटी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा, अब बिल्कुल ही गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही तो वॉल्यूम तो 0 ही हो जाएगा। तो जैसे-जैसे के को बढ़ाते हैं, एक पॉइंट तक वॉल्यूम बढ़ता है, उसके बाद घटने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले एरिया में अब जाम की सिचुएशन आने लग गई है। तो गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी प्रेज़ेंट है रोड पे, बट यहाँ पर जो बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा है, नोट कर रहा है, उसको गाड़ियाँ निकलती हुई नहीं दिख रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और हमने ये किया था, इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाला था कि इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप 0 होगा, के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम वाला पॉइंट है। स्लोप 0 होगा तो हमने यू निकाल लिया और उससे फिर हमने क्यू निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 179 में दिया है कि कोलिजन डायग्राम किसके लिए यूज होता है। कोलिजन डायग्राम क्या होता है, एक डायग्राम होता है जो कि शो करता है अप्रोक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। जैसे कि ये कोलिजन डायग्राम है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंस यहाँ पर है। ये क्या है, इंजरी वाला कोलिजन होगा तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, फर्टेलिटी वाला कोलिजन होगा तो इस तरीके से डार्क डॉट बनाएंगे, फिर एरो बनाएंगे। तो एक व्हीकल इधर जा रहा था, इधर जा रहा था और यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो ये पैटर्न यहाँ पे हमने दिखा दिए। ये रियर एंड वाला हुआ, ये हेड ऑन हैंड, अगर एरो ऐसे हैं तो हेड ऑन हैंड कोलिजन है। तो ये सारे पैटर्न हो गए और ये आपका कोई इंटरसेक्शन है, यहाँ पर आपने ये सारे प्लॉट करे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोलिजन डायग्राम। क्या होता है इससे, इसमें हम सारे व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियन जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उनको मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक एक्सीडेंट को मार्क कर रहा है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको इस तरीके से मार्क किया हुआ है। और ये हमें इफेक्ट दिखाता है कि कोई हमने रेमेडियल मेजर लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। इनिशियली आपके पास कोलिजन डायग्राम है, आपने इसकी जगह सिग्नल लगा दिया, उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे चेंज हुआ है पैटर्न, एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। कंडीशन डायग्राम क्या होता है, इसमें सारी फिजिकल कंडीशंस होती हैं एक्सीडेंट लोकेशंस की, जैसे कोई इंटरसेक्शन है या कोई मोड़ है ऐसा जहां पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कंडीशन डायग्राम अगर वहां का बना रहे हो तो आप रोड की विड्थ दिखाओगे। अब पास में कोई प्रॉपर्टी है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है उसको मार्क करोगे कि हाँ ये यहाँ पे बिल्डिंग बनी थी इतनी डिस्टेंस पे, वहां पे कोई पेड़ है जिसके कारण आपको लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं अफेक्ट कर रहा है वो एक्सीडेंट, तो आप उसको मार्क करोगे। ये सारी फिजिकल कंडीशन जो रोल प्ले कर रही है एक्सीडेंट में, उनको अगर आप मार्क करते हो तो इसको बोला जाता है कंडीशन डायग्राम। अब आपसे कोलिजन डायग्राम का पूछा है तो हम इसका डिस्कस करते हैं। स्टडी एक्सीडेंट पैटर्न होगा, 1 तो होगा, 2 तो कैंसिल हो गए। अब 1 और 2 होगा या 1 और 3 होगा, तो क्या कोलिजन डायग्राम बनाने से एलिमिनेट होंगे एक्सीडेंट? नहीं, हम रेमेडियल मेजर्स इसकी हेल्प से ले सकते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से एक्सीडेंट हुए हैं। तो इसलिए ये रेमेडियल मेजर्स को डिटरमाइन करने में हेल्प कर सकता है, तो फर्स्ट और थर्ड होंगे। एलिमिनेट कौन करेगा एक्सीडेंट को? सिग्नल बना दिया आपने इंटरसेक्शन पे, एलिमिनेट होंगे एक्सीडेंट। आपने इंटरसेक्शन पे रोटरी दे दिया तो उसमें क्या होगा, एलिमिनेट होंगे। तो ये यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 में दिया है कि यहाँ पर जो ग्रेड्स फॉलोइंग जो ग्रेड्स हैं उनमें इमरजेंसी एस्केप कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, इमरजेंसी एस्केप के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो इमरजेंसी एस्केप रैम्प्स वहां पर प्रोवाइड किया जाते हैं जहाँ पे डाउनग्रेडेड है,
जैसे ये डाउनग्रेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ट्रक है लोडेड, उसका किसी कारण से कंट्रोल लॉस्ट हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, डाउनग्रेड पे तो वो स्लो ही नहीं हो पाएगा, चलता ही रहेगा। तो हम एक एस्केप लेन दे देते हैं, इसके साइड में हमने दूसरी लेन दे दी ऐसे कि भाई जिसको दिक्कत आ गई इधर की साइड ले जाओ। और इसमें इस तरीके से होता है, ये स्लोप इसका दिया हुआ कि ग्रेजुअली उसकी स्पीड रिड्यूस हो के वो स्टॉप हो जाता है। तो वो खुद को भी डैमेज कर सकता था, दूसरे व्हीकल्स के साथ उसका कोलिजन हो सकता था। ये सारी चीज़ें हम एस्केप रैंप की हेल्प से अवॉइड कर सकते हैं। तो डाउनग्रेड में होगा ये। क्वेश्चन नंबर 181 में दिया है कि 425 माइक्रोन सीव से जो पासिंग फ्रैक्शन है, उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस रेंज में होना चाहिए सब बेस और बेस कोर्स के लिए। तो वैल्यूज़ याद रखनी होंगी आपको। यहाँ पर लिक्विड लिमिट है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्लास्टिक लिमिट है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ए होगा यहाँ पर, लेस देन 6 ही होना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। वुड भी पूछा है ना, वुड नॉट भी पूछा होता तो ग्रेटर देन 6 होता। क्वेश्चन नंबर 182 में दिया है कि सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर 80 मीटर है फ्लैट हाईवे सेक्शन पे, सेटबैक डिस्टेंस 10 मीटर है, तो रेडियस ऑफ नेगोशिएबल हॉरिजॉन्टल कर्व है, वो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है s²/8m। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रख दोगे और ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन सेटबैक डिस्टेंस है क्या, आपको थोड़ा सा इसका क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे ये कोई कर्व है, अब यहाँ पर मान लिया आपने कोई प्रॉपर्टी बना दी, तो यहाँ से आता हुआ व्हीकल, ये ए व्हीकल को बी व्हीकल अब नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर से इसका जो लाइन ऑफ विजन है उसमें ये प्रॉपर्टी आ गई है। तो कर्व पे एक सेटबैक डिस्टेंस होती है कि कर्व पे अगर आपको कोई बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो कुछ डिस्टेंस पीछे रखना पड़ेगा इसको। जैसे यहाँ पे गाइडलाइन है कि 10 मीटर का फॉर एग्जांपल सेटबैक देना है, तो यानी इस 10 मीटर के डिस्टेंस में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जो भी बिल्डिंग है वो इससे पीछे बननी चाहिए। ये सेटबैक डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 185 में दिया है कि सीबीआर वैल्यू जो ऑब्टेन की गई है 5 mm और 2.5 mm की कोरस्पॉन्डिंग, उसमें क्या हुआ, 2.5 mm के कंपेरेटिवली 5 mm वाली वैल्यू ग्रेटर थी। सीबीआर में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लोड होता है, सॉरी एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होता है, 2.5 mm का पेनिट्रेशन कराते हैं हम सैंपल में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोड निकालते हैं। दूसरा लोड हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए होता है, और इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं सीबीआर रेशियो। तो 2.5 mm पेनिट्रेशन का कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोड निकाल के रेशियो निकालते हैं, और 5 mm के कॉरस्पॉन्डिंग भी निकालते हैं। मोस्टली होता है कि 2.5 mm के कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है ना वैल्यू, वो ग्रेटर होगी जो रेशियो की वैल्यू आ रही है सीबीआर की। लेकिन कभी-कभी होता है कि 5 mm के लिए भी ग्रेटर आ जाती है। तो ऐसे में हम डबल श्योर होने के लिए एक बार रिपीट करते हैं टेस्ट को। फिर से 5 mm के लिए ग्रेटर आ रही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर वैल्यू ऑब्टेन्ड एट 5 mm पेनिट्रेशन शुड बी कंसीडर्ड। रिपीट करेंगे, फिर सेम पैटर्न हुआ तो हम इसको कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 184 में दिया गया है कि व्हीकल 2 सेकंड में फुली जैम हुआ, उसके बाद स्किड मार्क्स 9.8 मीटर में डिस्टेंस में मेजर चेक मतलब ऑब्जर्व किए गए, एवरेज रेजिस्टेंस कोफिशिएंट क्या होगा। मतलब यहाँ पे व्हीकल था, यहाँ पे आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, 9.8 मीटर तक ये स्किड करते हुए गया, यहाँ पे जाके रुक गया, और यहाँ पर 2 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें ज्योमेट्री वाले में, जो बेसिक जो मैकेनिक्स होती है जिसमें हम क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते हैं उससे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक तो ये इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, जो इस इक्वेशन से फेमिलियर नहीं है, मैं बता दूं, u इनिशियल वेलोसिटी थी, s डिस्टेंस तक आपने a एक्सेलरेशन लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी v होगी। ये माइनस साइन में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आप ब्रेक लगा रहे हो, तो a रिड्यूस हो, मतलब वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, a नेगेटिव है। दूसरी इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी टाइम ड्यूरेशन तक ए एक्सेलरेशन अगर अप्लाई किया तो वेलोसिटी पहले u थी, अब चेंज होकर वो v हो जाएगी। यहाँ पर हमें दिया गया है कि व्हीकल स्टॉप हो गया है, यानी इस इक्वेशन में v जीरो है, इस इक्वेशन में भी v जीरो है। हमारे पास अननोन क्या बचे हैं अब यहाँ पे, एक अननोन a है, एक अननोन u है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो हमें नहीं पता। तो a और u दो अननोन है, दो इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब a आपने निकाला तो a आपका आया 4.9 मीटर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है, तो जो ब्रेक लगाने पे जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है, वो मिलता है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है वो होता है म्यू जी। जी को म्यू टाइम्स म्यू से मल्टीप्लाई करोगे फ्रिक्शन फैक्टर से, तो आपको म्यू जी मिलेगा, जो नेगेटिव है उसकी वैल्यू। तो म्यू जी आपका आ रहा है 4.9, ये सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन है ना।
तो ये 4.9 है, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा 4.9 अपॉन 9.8 यानी 1/2 0.5। ये इस क्वेश्चन यहाँ पर आपको म्यू जी क्यों आया ये थोड़ा सा और समझना है, तो फिर थोड़ा आप मैकेनिक्स को रेफर कर सकते हो, नहीं तो काम चल जाएगा आपका इतना इन्फॉर्मेशन से। क्वेश्चन नंबर 185 में दिया है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता, मेरा तो ये मानना है। आप कुछ ट्रिक बना के इनको रट लो, जैसे मैंने एक बार एग्जाम दिया था तो इनको कैसे रटा था कि रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट करोगे तो सबसे पहले टी ट्रेस गोट आएगा, टी फिर टेलफोर्ड फिर एम और उसके बाद सीबीआर। तो इसलिए बी होगा आंसर और आपको ये याद रहेगा हमेशा। थोड़ा सा रफली अगर आप आइडिया लेना चाहो तो 1716 से 1796 तक ये थे, फिर 1710 से 1810 मेटकाफ, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकडम। क्वेश्चन नंबर 186 में दिया है कि जनरल रिक्वायरमेंट है जो कंस्ट्रक्ट करने के रेनफोर्स्ड कंक्रीट रोड को, वो क्या है, मतलब सिंगल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट अगर हमें रखना है आरसीसी रोड में तो हम कहाँ पे रखेंगे उसको। तो सीमेंट कंक्रीट रोड में वेल्डेड वाइड या बार मैट्स की फॉर्म में रेनफोर्समेंट दिया जाता है और इसका फंक्शन क्या है कि क्रैक्ड पोर्शन है उसको होल्ड करके रखना। जैसे कंक्रीट है तो क्रैक तो आएगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्रैक आ गया है, यहाँ पे ये इस तरीके से क्रैक आ गया है, तो ये रेनफोर्समेंट होगा तो ये बाइंड करके रखेगा, इसको अलग अलग नहीं होने देगा। क्रैक है इसको फर्दर नहीं बढ़ने देगा कि ये ज्यादा ओपन अप हो। उसके बाद ये यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। मैक्सिमम एडवांटेज के लिए सजेस्ट किया गया है कि ज्यादातर क्वांटिटी ऑफ द रेनफोर्समेंट शुड बी प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यानी इस तरीके से आप रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रखोगे ग्रेटर क्वांटिटी। और रेनफोर्समेंट है या तो मिड डेप्थ में होना चाहिए या टुवर्ड्स द टॉप पेमेंट होना चाहिए। तो नियर द बॉटम नहीं होगा, मिडल है, मुझे ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। टुवर्ड्स द टॉप है बट एट द टॉप नहीं बोला है, तो बी भी थोड़ा थोड़ा करेक्ट है बट मुझे सी ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। गुप्ता एंड गुप्ता के आंसर की में यहाँ पर आंसर दिया था वो बी दिया था, बट मुझे लग रहा है सी ज्यादा एक्यूरेट है। बाकी अगर आप सी करते हो तो आपका आंसर की में आंसर अगर बी भी दिया हुआ है तो आप ये रेफरेंस यूज करके उसको करेक्ट करा सकते हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 187 में दिया है कि कॉमन प्रैक्टिस में कौन सा ट्रैफिक वॉल्यूम अकोमोडेट करने के लिए हाईवे को डिजाइन किया जाता है। तो ये 13th आरली के लिए डिजाइन किया जाता है। बेसिकली होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम का व्हीकल पर आर बेसिस पे और इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें यहाँ पर आ रहा है ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ कितने नंबर ऑफ टाइम्स ही एक्सीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेटा है ऐसा 20, 30, 40 व्हीकल पर, जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, इतना कम नहीं होता है। ये व्हीकल पर आर का डेटा है, तो मैं बोलूँ कि 10 कितने टाइम्स एक्सीड कर रहा है, तो पूरे 3 टाइम्स 10 एक्सीड करना है। 30 इक्वली एक्सीड कितने टाइम्स कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है। 40 कितने टाइम्स कर रहा है, 40 एक्सीड इक्वल एक बार हो रहा है। 50 अगर बोलूं तो एक बार एक्सीड नहीं कर रहा है। जो मैक्सिमम वाला है उसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और यहाँ पर लेंगे कि कितने आर में ये एक्सीड कर रहा है। तो मैं अगर बोल रही हूँ 30 आरली वॉल्यूम, इसका मतलब है कि पूरे साल के डेटा में 30 घंटे ऐसे होंगे कि ट्रैफिक वॉल्यूम है वो इससे ज्यादा होगा, बाकी हमेशा हर एक घंटे में ट्रैफिक वॉल्यूम इससे कम होगा। तो हम इसको डिजाइन करते हैं इसके बेसिस पे। अब करने को तो हम एक्स वाले बेसिस पे भी कर सकते हैं, बट हम मैक्सिमम के लिए डिजाइन नहीं करते क्योंकि वो फिर इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। एक रोड है जिसमें 90 डेज, फॉर एग्जांपल 364 डेज में तो साल के 100 गाड़ियां चल रही हैं और एक दिन ऐसा हो रहा है कि 200 गाड़ियां चल रही हैं। अब अगर 200 व्हीकल्स के लिए आप उसको डिजाइन कर रहे हो तो 364 डेज में तो उसकी कैपेसिटी यूज ही नहीं हो रही है पूरी। तो हम ये एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं इकोनॉमी और ट्रैफिक जैम के बीच में कि 30th आरली के लिए डिजाइन कर देते हैं। साल में 30 घंटे ऐसे हो सकते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम इससे ज्यादा हो, जाम लगे, बट हम उसको टॉलरेट करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे ए होगा। और एडीटी क्या होता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। साल के 365 डेज में आपने डेली का ट्रैफिक काउंट किया, मेजर किया, उसका एवरेज निकाल रहे हो, वो एडीटी होता है। पीक आर तो मैक्सिमम वाला है, उसके लिए भी हम डिजाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर ए आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 188 में दिया है कि मैकेनिकल एनर्जी जो हम इम्पोज करते हैं एग्रीगेट्स में इम्पैक्ट टेस्ट के ड्यूरेशन में, इम्पैक्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 188 में दिया है कि जब हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी इम्पार्ट करते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट में क्या होता है, ये एक डिवाइस है जिसमें इस तरीके से यहाँ पे एग्रीगेट्स भरे हुए हैं, इसके ऊपर एक हैमर होता है। हैमर यहाँ तक जाता है इसका टॉप पे 38 सेंटीमीटर तक, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं तो फ्री फॉल होके इस पे गिरता है और इम्पैक्ट करता है।
38 सेंटीमीटर का फ्री फॉल होता है, 14 केजी का हैमर होता है और 15 नंबर ऑफ ब्लोज हम देते हैं। तो एक फ्री फॉल होगा, उसमें वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 14 इंटू 38, टोटल 15 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काफी सिंपल है, आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा, कुछ यूनिट कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 189 में दिया है कि यहाँ पर जो बाइंडर्स दिए गए हैं, इनमें से रिकमेंडेड कौन होगा वेट और कोल्ड क्लाइमेट में, कौन सा जो बाइंडर है वो बेस्ट रहेगा। तो इमल्सन में क्या होता है, इसमें एक्वियस मीडियम होता है, जैसे कि वाटर हो गया, उसके अंदर फाइन फॉर्म में बिटुमिन होता है। बिटुमिन को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें एक हम मटेरियल और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि बिटुमिन ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में है तो ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहे, नीचे ना डिपॉजिट हो जाए, उसके लिए स्टेबलाइजर बोलते हैं आई थिंक इसको। तो इसको इमल्सन बोला जाता है। अब वेट क्लाइमेट में अगर हमें यूज करना है तो इसमें ऑलरेडी वाटर है, तो इसमें को हम वेट क्लाइमेट में रेनी सीजन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 190 में दिया गया है कि मार्शल मिक्स डिजाइन क्राइटेरिया जो होता है हाईवेज का, कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। जो मार्शल मिक्स डिजाइन का क्राइटेरिया वो ये होता है मार्शल स्टेबिलिटी, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया। मैक्सिमम लोड है जो कि कैरी कर सकता है कॉम्पैक्टेड बिटुमिन का, मतलब बिटुमिन प्लस एग्रीगेट्स का मिक्स करके हमने जो सैंपल बनाया है वो। फ्लो वैल्यू ये डिफॉर्मेशन है। वॉइड्स फिल्ड विथ एयर 3 to 5 होने चाहिए और 75 to 85% वॉइड्स हैं वो बिटुमिन से फिल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं, तो ये आंसर हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 191 में दिया है कि एक सिलेक्शन ऑफ रोड है, उसमें फ्री स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, जैम डेंसिटी थी वो 70 व्हीकल पर किलोमीटर थी, और मैक्सिमम फ्लो यहाँ पर क्या होगा। एक तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी फ्री वाली वेलोसिटी का हाफ इंटू जैम डेंसिटी का हाफ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो डायरेक्ट आंसर तो आपका इसी से आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2, ये 4, तो ये 20 टाइम्स हो गया और ये 1400 आ गया। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन टर्म्स की भी कि ये क्या है, जो फ्लो है वो क्या है, डेंसिटी है वो क्या है। एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि वेलोसिटी जैसे जैसे हम चेंज करते हैं डेंसिटी कैसे अफेक्ट होता है, फ्लो कैसे अफेक्ट होता है। ये है स्पीड और डेंसिटी का कर्व, यहाँ पर है डेंसिटी, यहाँ पर ये आ रही है स्पीड। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है स्पीड घटती जा रही है। तो रोड पर ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स कब प्रेजेंट होंगे, जब ट्रैफिक ज्यादा है, और ट्रैफिक ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम रहेगी। उसके बाद यहाँ पर है डेंसिटी और वॉल्यूम का ग्राफ। डेंसिटी क्या होता है, पर किलोमीटर का स्ट्रेच आपने एक कंसिडर किया है, उसमें कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट है, वो डेंसिटी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने कंसिडर किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट कंसिडर किया है, यहाँ से कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर पास हो रहे हैं, वो फ्लो है। तो इनके बीच में रिलेशन इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है फ्लो भी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे जाम की कंडीशन बनने लग जाती है, क्योंकि रोड पे गाड़ियां ज्यादा हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स पास होते हुए ज्यादा होंगे। लेकिन अगर ऑफिस आ रहा है और ट्रैफिक जाम की सिचुएशन हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर डेंसिटी तो बढ़ती रहेगी, लेकिन ट्रैफिक जाम की सिचुएशन होने लग गई है तो व्हीकल्स धीरे धीरे पास हो रहे हैं, तो फ्लो घटने लगेगा, डेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। और ये एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर क्या हो रहा है, डेंसिटी है वो मैक्सिमम है बट फ्लो जीरो हो गया है, कि बिल्कुल रुक गया है ट्रैफिक, पूरे रोड पे गाड़ियां हैं, ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है। तो ऐसे में डेंसिटी मैक्सिमम होगी और फ्लो जीरो होगा। दूसरा, ये स्पीड और वॉल्यूम का ग्राफ अगर हम देखें तो कैसे होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम है वॉल्यूम, उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वॉल्यूम है वो कम होने लग जाता है। तो यहाँ पर आ गया आपको पूरा समझ। क्वेश्चन नंबर 192 में दिए है कि कौन सा क्राइटेरिया है डिजाइन ऑफ वैली वर्टिकल कर्व के लिए। तो वैली कर्व के लिए डिजाइन का क्राइटेरिया एक तो होता है साइड डिस्टेंस, क्योंकि इस तरीके से होता है वैली कर्व। अब दिन के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से व्हीकल जा रहा है उसको पूरा ये रोड का स्ट्रेच दिख रहा है, लेकिन अगर नाइट का टाइम है तो उसकी जो हेडलाइट है उससे कहाँ तक दिख पा रहा है उतना ही उसकी साइड डिस्टेंस होगी। तो नाइट विजन के कारण साइड डिस्टेंस का क्राइटेरिया भी आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कंफर्ट का क्राइटेरिया भी आता है। डाउन स्लोप में अगर आप जा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी अगर है तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, राइडर कंफर्ट भी होगा, हेडलाइट डिस्टेंस भी होगा और ड्रेनेज भी होगा, क्योंकि ये लोवेस्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इसको डिजाइन करते हैं तो ड्रेनेज का पॉइंट है वो ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर पानी एक्यूमुलेट होने लग जाए, यहाँ पर हमें ड्रेनेज भी प्रोवाइड करना है। तो 3 करेक्ट हो गए, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 193 में यहाँ पर लिस्ट में डिफरेंट डिफेक्ट दिए गए हैं रोड के, और लिस्ट 2 में उनके डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस वजह से होते हैं और कैसे दिखते हैं। तो इनको मैच करना है हमें। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का तो है नहीं, आपको याद रखना होगा डी है इसका आंसर। तो ए का 2 होगा, बर्ड बाथ का क्या होगा, डिफॉर्मेशन जो कि कॉज होगा लोकलाइज्ड और वैल्यूएबल सबग्रेड के कारण फेलियर। पोर्ट होल्स है, इसमें होगा कि एक स्टीप साइडेड मतलब ऐसे गड्ढा है जिसकी साइड स्टीप है, कैविटी है, और सरफेस एज वेल एज बेस कोर्स कास्ट भी उसमें इरोजन हो चुका है। जो आप रोड पे चलते हुए देखते हो ना, काफी बार पानी बीच बीच में जब बारिश आई तो इकट्ठा हुआ है, गड्ढे बने होते हैं रोड टूट के। रेवलिंग क्या होता है, रेवलिंग में लार्ज सरफेस एग्रीगेट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और क्रेटर्स छोड़ देते हैं अपनी जगह पे। और सब्सिडेंस क्या होता है, सब्सिडेंस में अब्रप्ट लोअरिंग होती है रोड सरफेस की पुअर ड्रेनेज के कारण। कहीं पे ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो वहां पर अब्रप्ट लोअरिंग होगी, नीचे दब जाएगा जो पेमेंट है वो, उसको हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस। तो डी हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 194 में दिए है कि बिटुमिनियस पैच वर्क कहीं पर हमें करना है, यानी बीच बीच में रोड टूटी हुई है, रेनी सीजन में आपको पैच वर्क करना है, तो कौन सा सूटेबल बाइंडर होगा। तो जहां पे भी वेट क्लाइमेट, रेनी सीजन ये सब लिखा है वहां पर बेस्ट होता है वो बिटुमिनियस इमल्सन ही होता है। और पिछले क्वेश्चंस में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एक एक्वेयस मीडियम में ही एक इमल्सन बनाया जाता है, यानी जैसे कि यहाँ पे काफी सारा वाटर है और इसमें बीच बीच में सस्पेंडेड फॉर्म में बिटुमिन के पार्टिकल्स है, तो इसमें वाटर ही है ऑलरेडी। फिर हम इसको ले करेंगे और ड्राई होगा तो वाटर इवोपोरेट हो जाएगा। तो इसमें अगर वाटर थोड़ा बहुत एंटर भी हो गया, रेन का वाटर है, तो कोई इश्यू नहीं होगा, उसमें उसकी कोई क्वालिटी इफेक्ट नहीं होगी एज सच। तो डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 195 में दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक रिबाउंड डिफ्लेक्शन है पेमेंट का। बेंक्लेमैन बीम स्टडी के में जो है वो 2 mm है। बेंक्लेमैन बीम मेथड एक मेथड होता है बेसिकली, जिसमें कि कोई ओवरले करना है हमें। फॉर एग्जांपल कोई पुराना पेमेंट सरफेस है, आपने उसमें ओवरले करके उसको रिन्यू करना है, तो उसकी मिनिमम थिकनेस हम इस मेथड से निकालते हैं। और ये डिफ्लेक्शन मेथड होता है, जो क्या करते हैं, इसमें एक डिवाइस होता है जिसको रोड पे हम ले जाके रखते हैं, रोड पे लोड लगाते हैं इस डिवाइस से, उसके बाद रोड डिफ्लेक्ट होगी। और उसमें जो रिबाउंड डिफ्लेक्शन है, रिबाउंड डिफ्लेक्शन समझ पा रहे हो क्या है, कि ऐसा डिफ्लेक्शन जो लोड उठाने पे रिकवर हो जाए, तो रिबाउंड डिफ्लेक्शन है वो हम मेजर करते हैं और उससे हम रिलेट करते हैं कि कितनी पेमेंट की थिकनेस है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है H0 का 5550 log 10 DC अपॉन DA। DC यहाँ पे क्या है, करेक्टेड जो डिफ्लेक्शन दिया गया है यहाँ पे 2 mm ये है, और DA है ये होता है इक्विवेलेंट ग्रेनुलर ओवरले थिकनेस जो कि अलाउएबल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 mm के लिए है। तो इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से निकालोगे तो 166 mm डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 में दिया है कि एक सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस 200 मीटर है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15 है, डिजाइन स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है, फॉर इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील। जब हम इस इक्वेशन में जो एफ आ रहा है इसका हम कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, जब हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो रिक्वायर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम सुपर एलिवेशन से नहीं दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फिक्स्ड फ्रिक्शन का भी कंट्रीब्यूशन आए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों व्हील्स पे प्रेशर सेम नहीं मेंटेन रहता है। तो क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि दोनों व्हील्स पे प्रेशर सेम रहना चाहिए, यानी आप एफ को 0 लोगे। यहाँ पे इन्होंने एफ की वैल्यू भी इसलिए दे दी है कंफ्यूज करने के लिए। तो एफ को 0 लोगे तो E इक्वल टू V² अपॉन 127R, एफ आ जाएगा 0, ठीक है। ई यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे और ये आ जाएगा 0.0629। परसेंटेज में अगर आपको इसको निकालना है तो 6.29 यानी 3% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 में दिया है कि एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है 1/25 का, असेंडिंग ग्रेडियंट है 1/40 का, वैली कर्व की जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी हेडलाइट साइड डिस्टेंस 100 मीटर के लिए वो क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक तो 2 फॉर्मूले होते हैं कि L ग्रेटर देन SSD है तो क्या होगा, लेस देन SSD है तो क्या होगा। सबसे पहले आप अज्यूम कर लो कि L ग्रेटर देन SSD है,
उसके हिसाब से एल को निकाल लो। अब अगर आपका एल लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व, अगर लेंथ ऑफ जो कर्व है बेसिकली वो अगर कम आ रहा है आपका जो साइड डिस्टेंस है उससे, तो फिर आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के एल निकाल सकते हो। एन यहाँ पर डेविएशन एंगल होता है, जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट इस तरीके से और इस तरीके से असेंडिंग ग्रेडियंट है, तो ये होगा n1 माइनस n2। n1 आपका नेगेटिव है, n2 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो ये माइनस का साइन आ गया। इसको सोल्व करोगे तो 0.0625 आ गया एन की वैल्यू। अब इस वाले फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, एस यहाँ पर साइड डिस्टेंस है, एन आपका ये हो गया। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज रखोगे तो एल की वैल्यू आई है लेंथ ऑफ कर्व 130 मीटर, तो यहाँ पर तो ग्रेटर है 130 मीटर, साइड डिस्टेंस जो 100 मीटर है उससे ग्रेटर है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। इन केस अगर एलसी की वैल्यू कम आ जाती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर गुप्ता एंड गुप्ता वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जो ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो रिपीट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे बेंकलमैन बीम मेथड हो गया, ऐसे क्वेश्चन हैं ये भी रिपीट होते हैं बट कंपेरेटिवली कम होते हैं। बट बेसिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं जैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले हो गए, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 198 में दिया है कि असेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 100 का मीट कर रहा है डिसेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 50 को, तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व रिक्वायर्ड क्या होगा। तो ये असेंडिंग ग्रेडियंट है, ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, तो ये 1 in 100 है, ये 1 in 50 है, तो वही करेंगे हम n1 माइनस n2। n2 यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनग्रेड है, डिसेंडिंग है, तो ये माइनस यहाँ पे भी माइनस आ गया, ये आ गया 0.03। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि यहाँ पर कर्व है वो वैली कर्व है, असेंडिंग है और फिर डिसेंडिंग है, सॉरी सबमिट कर्व है। काफी बार तो लिखा जाता है क्वेश्चन में कि वैली कर्व है या सबमिट कर्व है, अगर लिखा नहीं है तो आप इसके हिसाब से भी जज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे कि पहले असेंडिंग है तो पहले ऐसे है, फिर डिसेंडिंग है तो ऐसे जाओगे तो सबमिट कर्व बनाए, वहीं पे पहले डिसेंडिंग बाद में असेंडिंग होता तो वैली कर्व हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर 500 मीटर है तो एलसी आएगा एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6, और इसको आप सोल्व करोगे तो 781.25 यानी ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। और हमारा यहाँ पे जो अजम्पशन था वो भी ट्रू हो रहा है। बेसिकली ये फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है, यहाँ पे एच होता है जो ड्राइवर का आई लेवल है वो, जिसको हम 1.2 मीटर लेते हैं आईआरसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 में दिया है कि यहाँ पर जो पेयर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कर्व, तो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है वहाँ पर सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि व्हीकल को इस तरीके से कर्व में ट्रेवल करवाने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होगा, और वो हमें मिलता है सुपर एलिवेशन के कारण। ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडीज में हम डिजाइन लाइंस प्लॉट करते हैं। लॉस एंजलिस टेस्ट होता है, इसमें हम अब्रेशन वैल्यू चेक करते हैं, ताकि हम ये चेक करते हैं इसमें कि एग्रीगेट्स पे अगर रबिंग हो रही है दूसरे मटेरियल्स की तो उसमें उसका रेजिस्टेंस कैसा है। तो सरफेस की हम बेसिकली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सरफेस कितनी हार्ड है जो रबिंग एक्सटर्न हो रहा है उसके अगेंस्ट, तो हार्डनेस हो गया। साउंडनेस टेस्ट का यहाँ पे लिखे है प्योरिटी ऑफ बिटुमिन, जो कि गलत है। साउंडनेस टेस्ट है, इससे हम मेजर करते हैं वेदरिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है एग्रीगेट्स का, वो वेदरिंग के अगेंस्ट कैसे, जैसे कि रोड के अंदर एग्रीगेट्स लगे हुए हैं तो वहां पर कभी टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है विंटर्स में, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से ये गो थ्रू होते हैं। तो इन सबको क्या ये अच्छे से रेजिस्ट कर पा रहे हैं क्या, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं हम एक्सीलरेटेड साइकिल्स देते हैं इसमें लेबोरेटरी में, टेस्ट साइकिल्स, उसको में हम सैंपल को फ्रीज करते हैं, फिर थॉविंग करते हैं, फिर फ्रीज कर देते हैं। बेसिकली उसको मतलब फ्रीजिंग होने देते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, फिर फ्रीज होने देते हैं। तो ऐसे एन नंबर ऑफ साइकिल्स देखते हैं, और उसके बाद हम इसको सीव से पास कराते हैं कि कितने % ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। तो ये साउंडनेस टेस्ट होता है। प्योरिटी ऑफ बिटुमिन के लिए यहाँ पर होता है सोल्युबिलिटी टेस्ट, क्योंकि बिटुमिन है ये कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इनमें सोल्युबल है, तो अगर हम इसमें डिजोल्व करेंगे इसको तो इनर्ट मटेरियल जो है जो डिजोल्व नहीं हो रहे हैं वो अलग हट जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि बिटुमिन में कितनी मतलब प्योरिटी है उसमें, क्या उसमें और भी मटेरियल्स उसमें मिक्स हुए हुए हैं क्या। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। और अब ये है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सप्रेशंस जो दिए हैं इसमें दिए हैं कि यहाँ पर एस एस डी है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस,
OSD है, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस को? तो IRC 66 ये कहता है कि वैसे तो ओवरटेकिंग साइट्स डिस्टेंस हर जगह प्रोवाइड करनी होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो कुछ रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में होना चाहिए। जैसे कि ये कोई कर्व वाला सा रोड था, हर जगह ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो कुछ-कुछ स्ट्रेचेज़ में दे दो कि यहाँ पर व्हीकल ओवरटेक कर पाए। और अगर ऐसा भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो एट लीस्ट इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है, वो तो हर एक पॉइंट पे होना चाहिए। अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस थ्रू आउट द रोड नहीं भी अवेलेबल है, तो इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए थ्रू आउट द वे। और ये यहाँ पे दिया है कि इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेसिकली इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या हो गया, एक व्हीकल ए यहाँ से जा रहा है, दूसरा यहाँ से जा रहा है, तो इतनी डिस्टेंस हमेशा इसको रुकने में S1 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इसको S2 करनी पड़ेगी। तो इनके बीच में इतना गैप तो होना चाहिए ना कोलिजन से बचने के लिए, कि S1 प्लस S2 जितना तो डिस्टेंस विजिबल होनी चाहिए ना इनके बीच में। बेसिक सी चीज़ है ये, कोई इसमें रटने वाली चीज़ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल S1 डिस्टेंस तक ही मुझे विजिबल है, ये व्हीकल आ गया यहाँ पे, ये यहाँ जाके रुकेगा, इतने में ये इधर आ जाएगा और इस पाथ में कहीं पे कोलिजन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मिनिमम साइड डिस्टेंस दोनों व्हीकल्स को स्टॉप होने में जो डिस्टेंस चाहिए उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर ए हो गया आंसर। नेक्स्ट में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर ये आज का लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों का जो भी फीडबैक है ये गुप्ता एंड गुप्ता सीरीज के रिगार्डिंग, वो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आप सॉल्यूशंस और ज़्यादा डिटेल में चाहते हो या थोड़ा शॉर्ट में चाहते हो, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा कवर करें, ये सारी चीज़ आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।